के बड़े दामों के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध जताया। वाड्रा साइकिल से अपने आवास से खान मार्केट निकले और वहां से वो साइकिल से ही अपने ऑफिस गए। रॉबर्ट वाड्रा, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर वो अपने कुछ साथियों के साथ अपने घर से खान मार्केट के लिए सबसे पहले साइकिल पर निकले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हालांकि उनके स्टाफ की गाड़ी उनके पीछे जरूर चल रही है, लेकिन उन्होंने साइकिल का इस्तेमाल किया और खान मार्केट से वो सीधा अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा की इससे पहले भी कई तस्वीरें एक्सरसाइज करते हुए या सुबह बहुत जल्दी सवेरे की दिल्ली में साइकिल चलाते हुए तस्वीरें कई बार सामने आई है, लेकिन आज उनके साइकिल चलाने का मकसद दूसरा है। आज वो साइकिल इसलिए चला रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है और इस महंगे पेट्रोल को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। रॉबर्ट वाड्रा इस पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकते, जी हां, इसलिए वो साइकिल चला रहे हैं। और साइकिल चलाकर वो ना केवल उन्होंने साइकिल चलाई बल्कि उन्होंने अपना वीडियो भी बनवाया। उस वीडियो को जो है वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। अब ये खान मार्केट से सीधा अपने दफ्तर पर, चूंकि लगातार कांग्रेस बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों का विरोध कर रही है और इसी कड़ी के अंदर रॉबर्ट वाड्रा भी पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का विरोध करने के लिए साइकिल पर उतरे हैं अपने स्टाफ के साथ। वो बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशान है और मैं आज उनको जो वो करते हैं हर रोज वो महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑफिस जिस तरीके से तैयार होता था वैसे भी तैयार होके जा रहा हूँ, पर मैं साइकिल मेरा साधन बदल गया है। क्योंकि अगर मैं उनके लिए बोलूँगा, आवाज़ उठाऊंगा, तो मुझे पहले साइकिल पे आना पड़ेगा, तभी मैं उनकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। वहीं राहुल गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते हुए मीटर पर पड़े तब यह जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। पहले राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा साइकिल पर नजर आए और उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट। जयपुर से ये बड़ी खबर है, पटवारियों का धरना जारी है। धरने में शामिल अब बीकानेर संभाग के पटवारी भी होंगे। जयपुर के शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। 15 फरवरी से पटवारियों का धरना जारी है। 1 मार्च से पूर्ण बहिष्कार पर जाने की चेतावनी दी गई है। पटवारी 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। तो ग्रेड पे पर गदर मचा हुआ है। ग्रेड पे 3600 करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से पटवारी शहीद स्मारक पर डटे हुए, उनका धरना चल रहा है। कोटा संभाग सवाई माधोपुर के वेतन के भुगतान की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पदोन्नति में समय सीमा 7, 14, 21, 28, 32 की जाए। नो वर्क नो पे का आदेश निरस्त किया जाए, यानी कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, यह आदेश निरस्त हो। पटवारियों के खाली चल रहे पदों को भरा जाए। पूरे ज्ञापनों का निस्तारण जल्द किया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर पटवारी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। वेतन सुधार समझौतों की पालना भी की जाए। इसके अलावा जो मूल मांग है ग्रेड पे 3600 रुपए करने की मांग, जिसको लेकर वो यहां धरने पर आए हैं, और 32 साल की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति की जाए। कोटा संभाग सवाई माधोपुर के वेतन का भुगतान किया जाए। तमाम मांगे जिनको लेकर पटवारी धरने पर बैठे हैं।
और पटवारियों के अलावा बेरोजगारों का धरना भी जारी है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन को चलते हुए पूरे 8 दिन बीत चुके हैं। जयपुर में 22 गोदाम पर बेरोजगारों का धरना जारी है। सर्किल के पास ये धरना कर रहे हैं। नई भर्तियां अटकी और भर्तियां पूरी करवाने की मांग की जा रही है। यानी कि राज्य की राजधानी में 2 धरने एक साथ इस समय चल रहे हैं। 22 गोदाम पर बेरोजगारों का धरना चल रहा है और शहीद स्मारक के ऊपर पटवारियों का धरना चल रहा है। दोनों की अपनी अपनी मांगे हैं। सरकार से वार्ता का इंतजार। और यह खबर जयपुर से है। निलंबित आरएस पिंकी मीणा केस में अपडेट है। हाईकोर्ट में पिंकी मामले पर सुनवाई हुई। पिंकी मीणा की ओर से याचिका वापस ले ली गई है। कल ही पिंकी मीणा ने सरेंडर किया था। 10 दिन की अंतरिम जमानत के बाद यह सरेंडर किया गया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में सुनवाई हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, बहुत बहुचर्चित मामला है, ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में कई अखबारों की सुर्खियां बना है। अब आगे की क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, क्योंकि 10 दिनों की मोहलत मांगी गई थी। 10 दिन के बाद में इस आरएस ने जो है वो सरेंडर कर दिया। अब आगे क्या? देखिए, आसिफ, पिंकी मीणा की ओर से भी कुछ देर पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और उन्होंने याचिका को वापस ले लिया। जैसे कि मैं पहले बता रहा था जब अभिषेक से बात हो रही थी कि संभवतः संभावना जताई गई थी कि शायद याचिका वापस ले ली जाएगी, क्योंकि पूरा मामला विचाराधीन है और चार्जशीट से जो फाइल होने का इंतजार किया जाएगा। पुष्कर मित्तल जो 5 लाख की रिश्वत देते हुए पकड़े गए थे, उनके मामले में उनके वकीलों ने यही किया था कि उन्होंने याचिका को वापस ले लिया था कोर्ट की अनुमति के साथ। ये कहते कि हम चार्जशीट पेश होने पर ये याचिका जो है जमा याचिका फिर से पेश कर देंगे। और आज पिंकी मीणा के मामले में यही हुआ है। कल ही पिंकी मीणा ने सरेंडर किया 10 दिन की जमानत के बाद में, और आज एक सुनवाई हुई इंद्रजीत सिंह की अदालत में, तो खुद इनके वकीलों की ओर से कहा गया कि वो अपनी याचिका को विड्रॉ करना चाहते हैं और वो चार्जशीट पेश होने के बाद फिर से लिबर्टी चाहते हैं कि कोर्ट उनको अनुमति देगी। चार्जशीट पेश होने के बाद फिर से याचिका को कोर्ट के सामने पेश कर सके। उस लिबर्टी के साथ कोर्ट ने अनुमति दे दी और लिबर्टी के साथ याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी याचिका वापस ले ली गई है। और अब जब एसीबी पूरे मामले की जांच पड़ताल करके कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देगी, तब पिंकी मीणा की ओर से जो है वो जमानत याचिका कोर्ट में लगाई जाएगी। यानी अब पिंकी मीणा तब तक जेल में रहेगी जब तक की चार्जशीट पेश नहीं हो जाती। तब तक अंडरटेकिंग दे दी गई है उनके वकीलों की ओर से कि वो किसी भी तरह की कोई जमानत याचिका कोर्ट के सामने नहीं लगाएंगे। अब देखना ये होगा कि कब चार्जशीट पेश होती है और उस चार्जशीट में पिंकी मीणा पर किस तरह के आरोप जो है वो एसीबी लगाती है। लेकिन फिलहाल के लिए पिंकी मीणा का चैप्टर थम गया है, क्योंकि अब जो जमानत याचिका जी सचिन, ये इंतजार लंबा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए लंबा हो सकता है, क्योंकि देखिए अमूमन अगर क्रिमिनल केसेस देखा जाए तो उसमें 90 दिन की बाध्यता है, लेकिन एसीबी की चार्जशीट में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि कम से कम 1 महीने का समय इस पूरे मामले में और लग सकता है, क्योंकि देखिए मनीष अग्रवाल, दलाल नीरज, पुष्कर मित्तल और पिंकी मीणा तमाम तरह के लोग जो हैं दौसा जिले से आते हैं। दौसा जिले में कार्रवाई हुई है और ये सभी लोग जो हैं ये पकड़े गए हैं एक ही मामले में, एक ही प्रकरण में रिश्वत लेते हुए। तो एक लंबा मामला है। चार्जशीट पेश करने में एसीबी भी कोई चूक नहीं करना चाहेगी, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहेगी। तो ये मान के चला जाएगा कि कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय और लगेगा चार्जशीट पेश होने में। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण का आगाज हो गया। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने शुभारंभ किया। गर्भवतियों और 2 साल के बच्चों को टीके लगेंगे। 15 दिन तक ये मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलेगा। टीकाकरण किया जाएगा। माननीय चिकित्सा मंत्री जी के नेतृत्व में और दिशा निर्देशन में भीलवाड़ा जिले में हमारे जयपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया।
जिन्हें टीकाकरण किया जाना, वे गर्भवती महिलाएं जो टीकाकरण से वंचित है उन्हें टीकाकरण का कार्य। माननीय चिकित्सा मंत्री जी के तो 2 चरणों में होगा मिशन इंद्रधनुष। पहला चरण 22 फरवरी से शुरू होगा, दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। ये दोनों चरण 15 दिनों तक चलेंगे। 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। 250 जिलों में मिशन इंद्रधनुष 3.0 चलेगा। 3,963 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। 2 साल तक के 23,980 बच्चों को टीका लगेगा। 6,268 गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाया जाएगा। अब तक कांग्रेस में खेमेबाजी का आरोप लगा रही बीजेपी क्या खुद खेमेबाजी का शिकार हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान बीजेपी के कई विधायक अपनी पार्टी के अंदर अलग अलग होने का आरोप लगा रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के अंदर पत्र वाली सियासत। कई बीजेपी विधायकों ने उठाए गंभीर सवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। ये वो फील करते थे कि उनको विधानसभा की कार्यवाही में जिस तरह की महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के ये सवाल बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के अंदर सभी कुछ सही नहीं है। हालांकि ये मामला पार्टी के अंदर का है और शिकायत भी पार्टी के अंदर ही दर्ज कराई गई है, लेकिन विधायकों का दर्द आखिर मीडिया के सामने भी आ ही गया। इसी भावना जो फैल रही है ये भावना समाप्त होनी चाहिए और सबको विधानसभा की कार्यवाही में समान रूप से अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर देने का जो है अधिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुख्य सचेतक का होता है। इस पत्र में सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के रवैये पर सवाल है और मामले को पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी अब तक लगातार इनकार करती रही है। मौजूदा आरोप सदन में पार्टी की तरफ से बोलने से रोकने को लेकर है। करीब 1.5 दर्जन विधायकों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। छपड़ा के विधायक प्रताप सिंह ने पत्र पर विधायकों से हस्ताक्षर लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 4 लोगों को पत्र लिखा गया। पत्र के मुताबिक सदन में समान रूप से विधायकों को बोलने का अधिकार मिले। कैलाश मेघवाल और प्रताप सिंह को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। पत्र के मुताबिक पार्टी के कुछ विधायकों के साथ न्याय नहीं हो रहा। खेमेबाजी का दंश झेल चुकी कांग्रेस के लिए बीजेपी के अंदर का ये वाकया सुकून देने वाला हो सकता है, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर कुछ विधायक अपने को अलग थलग पाते हैं तो इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर भी पड़ना तय है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। रक्षा मंत्रालय के वेबिनार कार्यक्रम में सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता। यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं और अब सरकार के सभी अंग भी समझ रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
डी लाइसेंसिंग, डीरेगुलेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, ऐसे अनेक उपायों के साथ हमने इस सेक्टर में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे इन सारे प्रयासों के लिए सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा मदद यूनिफॉर्म फोर्सेस की लीडरशिप से मिली है। वे भी एक प्रकार से इस बात को बल दे रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब डिफेंस फोर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति वो जब इस बात को कहता है ना, तब उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म पहन करके खड़ा है उसके लिए तो जीवन और मृत्यु का जंग होता है। वो अपना जीवन संकट में डालकर देश की रक्षा करता हो, और वो जब आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे आया हो तो कितना सकारात्मक और उत्साह से भरा हुआ वातावरण होगा, इसकी आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो भारत में ही रोजगार निर्माण का काम करेगी। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता को कम करने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसकी वजह से भारत में बने प्रोडक्ट्स की भारत में बिकने की गारंटी भी है। और ये वो चीजें हैं जो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। और चूरू में एक सड़क हादसा हुआ, ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 18 घायल हुए। ट्रक का टायर फटने से ये हादसा हुआ है। बचावास तोगावास के बीच ये सड़क हादसा पेश आया। चूरू में बीती रात रफ्तार का ये कहर देखने को मिला, जहां भालेरी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। पिकअप में राजस्थान के 4 लोगों के अलावा दूसरे सभी हरियाणा राज्य के बताए जा रहे। पिकअप सवार ददरेवा से रूपलीसर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसा चलते ट्रक का अचानक टायर फटने की वजह से हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चूरू राजकीय भर्तिया अस्पताल में पहुंचाया गया। और ये 2 तस्वीरें जहां पर पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर अचानक से फट गया था, जिसके चलते उसने अपना संतुलन खो दिया और इस पिकअप से जा टकराया। 4 लोगों की मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर जो है वो चूरू के भर्तिया अस्पताल की है, जहां पर घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है। और टोंक में पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। जेरे किला में पुलिस टीम पर हमला किया गया। मेवाती समाज के लोगों ने हमला किया। डीजे बंद कराने के लिए पुलिस पहुंची थी। हमले में पुलिसकर्मी घायल हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है।
का आदेश था, जो गश्त में थे, जो सूचना मिली थी डीजे बंद करवाने गए थे बाड़ा जेल में। वहाँ पे जाते लड़कों ने थे 100-150 आदमी थे, उनमें से 5-7 लड़कों ने लकड़ी से हमला करके छोटा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आईईडी मिला। पुल के नीचे ये आईईडी मिला। मिलने से यहां पर हड़कंप मच गया। एंटी बम स्क्वाड ने इसको डिफ्यूज किया। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। रेलवे स्टेशन के पास आईईडी से चिंता बढ़ गई। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर आईईडी से अब तक हड़कंप है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि बॉम्ब स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर इस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है और डिफ्यूज करने के बाद में राहत की सांस ली है। अगर इसे डिफ्यूज नहीं किया जाता तो एक बड़ा हादसा होने की आशंका लगातार बनी हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जम्मू से हमारे संवाददाता मनोज कॉल के साथ। मनोज, कैसे जानकारी मिली कि यहां पर आईईडी मिला है और जो आईईडी डिफ्यूज किया गया है उसकी मारक क्षमता क्या थी? देखें, ये आज सुबह जब रोड पार्टी जा रही थी, जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है, नौगाम के पास एक आईईडी मिली थी और जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को वहां ले जाया गया और एक प्रिकॉशन मेजर के तौर पे पूरा जो ट्रैफिक था उस स्ट्रेच में उसको रोक दिया गया ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और जैसे बीडीएस स्क्वाड ने उसके बाद इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया और एक बड़ा हादसा टाल दिया गया। और इस आईडी की जो का वजन जो है वो 8 से 10 किलोग्राम बताया जा रहा है। हालांकि अभी जी बिल्कुल पूरी तरह से पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा टाला गया है। और हमने देखा पिछले दिनों जो आतंकी हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आईडीज का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आईडीज ऐसा होता है कि उससे जो मिलिटेंट्स की जो रैंक्स हैं वो बच जाते हैं, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज वक्त रहते सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस आईडी का पता लगाया और एक बड़ा हादसा टाल दिया। जी मनोज जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पार्टी ने हमारी कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट देखी थी, उसको भी हमारी जॉइंट पार्टीज ने, सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी ने डिटेक्ट किया है और अभी आपके सामने डिफ्यूज किया है। थोड़ी देर के लिए हमने ट्रैफिक रोका था, दैट्स नाउ रिस्टोर्ड। थैंक यू। थोड़ा सा पहला दिन था रेलवे का, शायद इसलिए भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की। एनीथिंग ये क्योंकि रेलवे यहाँ से काफ़ी दूर है, ये रोड पे है, ऐसी इनपुट्स हमारे पास होती हैं, तो ये एनीज का काम है, तो वी आर सर्चिंग फॉर देम। जल्दी हम कोई लीड निकाल देंगे। और ये खबर जोधपुर से। अपहरण केस में पुलिस का सुपर फास्ट एक्शन देखने को मिला। 1 घंटे में, जी हां, सिर्फ 1 घंटे में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरेआम युवक का अपहरण हुआ था। सीसीटीवी में अपहरण की पूरी वारदात कैद हो गई थी। 2 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया है और 2 अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी है। इस खबर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्मी स्टाइल में, और या फिर यूं कहा जाए कि फिल्मी स्टाइल से भी ज्यादा तेज गति से सिर्फ 1 घंटे में अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में अपहरण की तस्वीरें देखी गई और ठीक 1 घंटे बाद पुलिस ने इन चारों में से 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। से सूचना मिली थी कि एक लड़के को उठाकर ले गए हैं, तो मां मंदिर थानाधिकारी और उनकी टीम ने अच्छी मेहनत की और उनका पीछा करके दस्तयाब कर लिया है और इनके आपस का पैसों का लेन देन का मामला है। आगे इनसे पूछताछ जारी है। मैं एयरपोर्ट से सब्जी लेके घर की तरफ जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पे 4 लोगों ने स्कॉर्पियो में मेरे को घेर लिया। घेरने के बाद मेरे को अंदर गाड़ी में डाल के विजय की तरफ ले जाके विजय आरटी ऑफिस के सामने मेरे को रोकी गाड़ी, तो मैं वहाँ से भागा। तो बाहर रोड पे आने के बाद में लोगों से मदद मांगी तो मदद मेरे को दी नहीं किसी ने। वापस मार के मेरे को गाड़ी में धकेल दिया। वहाँ से ले जाके फिर चीलों के पास ले जाके मेरे पैसे वगैरह सब, मोबाइल वगैरह, आईडी वगैरह का फ़ोटो वगैरह लेके छीन के, और उन्होंने छीन ली मेरे से सब। छीनने के बाद ये अपने बातों में लग गए, मैं वहाँ से भाग गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।